हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे अमेरिका में बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, क्योंकि नई एडमिनिस्ट्रेशन यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चार्ज संभाल लिया। उनकी कैबिनेट पहले से उन्होंने अनाउंस कर दी थी और इस दौरान जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी उनके तो एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर्स चल रहे हैं, शायद 100 से ज़्यादा कहते हैं एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर्स उन्होंने दिए, पता नहीं आगे क्या करेंगे। लेकिन वो जाने, अमेरिका जाने और उनका काम जाने। लेकिन बात हमारे ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, इस रीजन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस हवाले से भी हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने चार्ज नहीं लिया था उस वक्त भी हम बात कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर साहब पहले गए हुए थे और फिर ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर, जापानीज फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि क्वाड मेंबर्स हैं। और फिर मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात बड़ी ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डे उनके ऑफिस में शायद पहली मुलाकात इन्हीं की हुई थी, जो हाई एक लेवल मीटिंग थी। क्या हो रहा है आगे, क्या हो सकता है, इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच फकर भाई कि आपने इनवाइट किया। आपके सभी दर्शकों को पखैर राख गई, आपको मकाम पखैर। थैंक यू सो मच, सो लेट्स बहुत शुक्रिया। आपको भी माखाम पखैर एंड पखैर राग ले जी आया नु। डॉक्टर साहब, डायरेक्ट जाऊंगा। बड़ा मसरूफ, मतलब मसरूफ दिन रहे डॉक्टर जयशंकर के। मतलब उन्होंने तो खैर वहां पे इनवाइटेड थे पहले, तो ये भी खबर बहुत हाईलाइट हुई कि जी वो फर्स्ट रो में उनको बिठाया गया, एक नया प्रोटोकॉल अमेरिका के लिए। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्वाड के हवाले से सर क्या चीजें अब ट्रंप साहब, बल्कि आप ही कहते हैं, बल्कि सबको पता है कि बड़े अनप्रिडिक्टेबल किस्म के आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। कोई बाइद नहीं है कि वो कुछ भी, बस उनके दिल में अगर कोई चीज आ गई तो हो सकते है वो मुंह पे ले आए। और मतलब कोई ये पता नहीं है किसी को कि वो क्या करने वाले, लेकिन वो करते हैं जो भी उनकी, मैंने कहा कि जो उनकी मर्जी है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है और जो उनके पास पावर्स हैं तो उसको इस्तेमाल करेंगे और शायद कर भी रहे हैं। सर, क्वाड का क्या फ्यूचर है और आगे क्या चीजें हो सकती, क्योंकि हमने ये सुना था कि ये सिर्फ मिलिट्री एक वो नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर क्वाड की हम बात करते हैं तो उसको हम जानते और मानते हैं शायद मिलिट्री के हवाले से। लेकिन इस वक्त क्या स्टेटस है जो अभी मुलाकातें हुई है डॉक्टर जयशंकर की बाकी लोगों के साथ? ये देखिए, क्वाड का सिग्निफिकेंस आप ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट मीटिंग राइट आफ्टर ओथ। या और मार्को रूबियो साहब जो कि इंडिया काउकस के हेड हैं और प्रो इंडिया है, बहुत स्ट्रांग इंडो यूएस रिलेशनशिप को देखते हैं, वो कन्वीन हो जाना, मतलब इधर मीटिंग, इधर स्वेरिंग इन खत्म हो रही है और उधर जो है मीटिंग हो रही है। उसके बाद ये देखिए, मैटर तो करता है कि एस जयशंकर साहब को द वेरी फर्स्ट रो, मतलब वो या अगर ट्रम्प साहब बोलते समय कुछ थूक वूक कभी निकलता है तो वो वहां तक पहुंच ही रहा होगा। इतना ज्यादा क्लोज रो पे थे, करीब बैठे थे, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल करीब पे बैठे हुए थे। तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ा ऑनर है। और ये दिखाता है कि हाउ इंडिया हैज कम ऑफ एन एज कि अब जो वेस्ट है, बिकॉज देखिए ट्रम्प की गवर्नमेंट तो व्हाइट सुप्रीमेसी की गवर्नमेंट है, इसको हमें आपको किसी भी तरीके के मिसकंसेप्शन में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल अगर वो जो ये जो वाला बिल्कुल। जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, ये थोड़ा मोर मॉडर्न है और इंक्लूसिव हो रहा है, उसमें इंडिया को ये पोजीशन देना कि पहले तो बकायदा निमंत्रण जाना, उसके बाद फर्स्ट रो में बैठाया जाना, और उसके बाद तुरंत दो दो मीटिंग हुई, एनएसए वॉल से भी मीटिंग हुई उनकी, और उसके बाद मार्को रूबियो साहब से भी मीटिंग हुई। और जो मेन मीटिंग का जो लबो लबाब है, या जो कह लीजिए जो जो फलक्रम है, वो क्या था, वो अगेन द सेम थिंग, जो जिन चीजों पे एम्फेसाइज किया गया, मैरीटाइम, इकोनॉमी या एंड टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, और क्या है इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग थ्रेट। अब कौन है जो मैरीटाइम, इकोनॉमी को या टेक्नोलॉजी को थ्रेट कर रहा है? और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे एम्फेसाइज किया गया वो था फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। द वर्ड इज इंडो पैसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडो वहां पे वो लगा रहे हैं, या सो दो इंडो पैसिफिक को फ्री होना चाहिए, और उसके बाद दे एग्रीड टू थिंक बिगर, डीपेन एजेंडा एंड इंटेंसिफाई कोऑपरेशन। देखिए चाइना इसमें विली निली पार्ट है, ठीक है ना, ये चाइना को देखते हुए ही कहा गया, ठीक है ना। हम्म, अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मार्को रूबियो साहब थे जो कि यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एस जयशंकर साहब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर जो पेनी वोंग थे वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ताकेशी बाकी इवाया साहब जो है वो जापान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि यूनिलैटरल एक्शंस
जो कि दैट सॉट टू चेंज द स्टेटस को बाय फोर्स और कोर्जन इज अनएक्सेप्टेबल। ये किसके लिए कहा जा रहा है? चाइना। तो चाइना को बहुत जबरदस्त, देखिए टिकटॉक को बैन उन्होंने अभी तक हॉल्ट पे किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम फरवरी में डिसीजन लेंगे, आप या तो हमसे नेगोशिएट कीजिए, 50% हमको पार्टनरशिप दीजिए बाइट डांस में, या फिर हम टैरिफ लगाएंगे। सो चाइना को अंडर प्रेशर तो ले लिया उन्होंने। क्वाड की मीटिंग होना शपथ के बाद, उसके बाद टिकटॉक का बैन, उसके बाद जो है और भी तरीके की जो जो टैरिफ वॉर जो वो छेड़ने की बात कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना। तो चाइना इज एट, ये तो लगता है कि एक क्लियर कट टारगेट है। दैट मींस चाइना का थ्रेट परसेप्शन जो है वो यूएस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हाई रहने वाला है कि चाइना इज अ थ्रेट। अब ये भी जो ट्रंप साहब की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो ये है क्योंकि उनकी जो ऐसी खबर आ रही है कि पहली जो उनकी फॉरेन विजिट होगी वो शायद चाइना ही होगी। तो ये भी हो सकता है कि वो एक माहौल बना रहे हैं, यू नेवर नो, समझ रहे ना, माहौल बना के उधर से डील करके निकल गए और इधर कुछ और हुआ, यू नेवर नो। तो नहीं, अब मैं यही कहने वाला था डॉक्टर साहब कि अगर वो यहाँ पे ये वाली बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने पहले ऑफिस संभालने से पहले बता दिया था कि ही इज इंटरेस्टेड टू विजिट बीजिंग एंड न्यू दिल्ली। तो इसका मतलब है इम्पोर्टेंट तो दोनों है, लेकिन क्वाड का, क्योंकि हम पहले भी मैं और आप ही बात कर रहे थे कि जी क्वाड का अब क्या होगा अगर ट्रंप आ गए। ट्रंप शायद एक और तरीके से अमेरिका को चलाते हैं, कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से गालिबन ज्यादा चलाते हैं और मिलिटराइज तरीके से गालिबन कम चलाते हैं। ये तो खैर अभी वक्त बताएगा कि वो आगे किस तरीके से चलेंगे, लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के साथ भी उन्होंने कहा कि ट्रेड एंड बिजनेस, टेक्नोलॉजीज, और चीन का अगर वो विजिट करेंगे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट वैसे तो कहीं नहीं जाते कि अगर वो दिल्ली आएंगे तो लाजमी सी बात है वैसे तो नहीं आ रहे होंगे। और जिसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब का लेटर भी उनको मिला, डॉक्टर जयशंकर साहब के हाथ उनको मैसेज, मतलब जो लेटर भेजा गया, और फिर शी जिनपिंग भी बैठे होंगे। ये भी तो ऐसा नहीं है कि वो उनको किसी चीज की खबर नहीं है। तो ये नहीं कि क्वाड की इंपॉर्टेंस इस चीज से कम होगी या मजीद बढ़ जाएगी। और ट्रंप के हवाले से एक छोटी सी बात और करूंगा। लास्ट टाइम जब वो कहते कि मैं सऊदी अरेबिया गया था तो $400 बिलियन का बिजनेस लेके आया था, अगर अब $500 बिलियन का देगा एमबीएस तो मैं जाऊंगा। तो ये चीजें तो ट्रंप करता है, मतलब कारोबारी तरीके से कार्ड्स खेलता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो कारोबारी तरीके से कार्ड खेलते हैं और वही जी उनका दैट इज, वो इसीलिए तो डीप स्टेट से लड़ रहे हैं ना। जी अगर वो दुनिया को या विश्व को वो देखते जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजी के नजरिए से, तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहते। अब चूंकि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है, और एंटी स्टैब्लिशमेंट है ही, ये विजन की द वर्ल्ड शुड बी सीन फ्रॉम द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, यही एंटी स्टैब्लिशमेंट है। और एंटी स्टैब्लिशमेंट क्या है? वरना वरना ये जो इनका तो ये इनकी कंप्लेंट है कि स्टैब्लिशमेंट ने जो है वो क्या किया कि अमेरिकन इंटरेस्ट को जो है वो वीकेंड कर दिया, क्योंकि वो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने अपने जो है फेवरेबल लोगों को बनाने के लिए, या अमेरिका को किसी पर्टिकुलर तरीके से बहुत ज्यादा सुपर पावर नहीं बनने देने के लिए, इस तरीके की उन्होंने पॉलिसीज अपनाई जिससे कि अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ना हो। तो वो ये कह रहे हैं कि हम जियो स्ट्रेटेजी से नहीं जाएंगे, हम आर्म कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। आई एम वेरी, वो कह रहे हैं आई एम रेडी टू वेज द ट्रेड वॉर, बट आई एम नॉट रेडी टू वेज द मेन वॉर, जिसको आप कहते हैं वॉर ऑफ गन्स, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और आप ऐसे भी समझ लें कि अगर चाइना में उनको अच्छी डील चाहिए, चूंकि आपका प्रश्न है क्वाड का क्या फ्यूचर है, जी तो क्वाड तो स्टिक है ना। क्वाड को आप वीकेंड करेंगे तो चाइना फिर आपको क्या वैल्यू देगा? घास क्या डालेगा। आज क्या डालेगा? ओके तो राइट। जैसे जैसे क्वाड में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आएंगे, वैसे वैसे वहां आपकी बार्गेनिंग पावर चिप बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा। उधर चाइना भी तो नर्वस होगा कि भैया ऑस्ट्रेलिया लेकिन बैठा है, जापान बैठा है जी। अच्छा, ये वाली अगर ये हम चीज देखें तो क्या अमेरिका ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ भी ये इस तरह के कार्ड्स तो खेल सकता है? मतलब वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनकी है, और जिस तरीके से वो चल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये भी बड़ी, मतलब जापानीज मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है एक्सपोर्ट के हवाले से। अब देखें गाड़ियां और पता नहीं क्या कुछ है पूरी दुनिया में हम और आप इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इस तरह इंडिया है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया वहां पर भी, एक बेस उन्होंने भी बना दिया। ऑस्ट्रेलिया भी एक पूरा कॉन्टिनेंट है, तो ये प्रेशर तो उनके खिलाफ भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, मैं ये खिलाफ वर्ड का तो यूज नहीं करूं, कोई किसी के खिलाफ नहीं जाता, हम्म वो अपना इंटरेस्ट साधता है, पॉइंट, यस। तो इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट कुछ ऐसा है कि अगर आप उसको करने जाते हैं और उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं सधता, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो मेरा इंटरेस्ट नहीं सधा, दूसरा ये कि मुझे कुछ नुकसान भी हो गया। तो ये तो मैंने जानबूझ के नहीं किया ना। अब आपको प्रॉफिट दिलाने की जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है। यही तो, दिस इज द रियल पॉलिटिक्स, दिस इज द रियलिटी। इसके साथ तो आपको जीना मरना पड़ेगा कि कल को अगर बीजिंग केव्ड इन और वो कहता है कि ठीक है आप क्वाड का जरा डंडा कम करो मेरे ऊपर और हम आपको ये डील लेने को तैयार है, तो अमेरिका को क्वाड से क्या मिलना है? कुछ नहीं। क्वाड को वैसे भी मिलिटराइजेशन करने से तो चारों देशों ने मना कर दिया कि हम इसको नेटो नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आज आज यूरोप में लड़ाई का मेन कारण ही नेटो है। और नेटो का पर्पस था वॉर ना होने देना। ये तो एंटीथीसिस हो गई ना। आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाया कि इट विल प्रिवेंट वॉर, और यूरोप में प्रिसाइसली वॉर हुआ ही नेटो की वजह से। तो जिसलिए नेटो का क्रिएशन हुआ था उसका उल्टा रिजल्ट आ गया। सेम थिंग, इसीलिए क्वाड का मिलिटराइजेशन करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अब क्वाड को कौन कितना बार्गेन चिप यूज करता है? यही है क्वाड की यूटिलिटी। ठीक है ना, अगर मान लीजिए चाइना नहीं आता है नेगोशिएबल टर्म पे जी, तो फिर वो क्या करेगा? क्वाड की यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। आप जो है क्वाड के सारे जो विजन है उनको रियलाइज करते जाइए कि हाँ भाई इंडो पैसिफिक आपको फ्री चाहिए। अच्छा, एक इसी के अंदर ये क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में इंडिया, चाइना, रशिया है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट हो सकता इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या हर आदमी जो क्वाड में है वो किसी का दोस्त नहीं है, वो अपना अपना फायदा दिख रहा है। इंडिया की क्वाड में वैल्यू बढ़ेगी ही इसलिए क्योंकि वो ब्रिक्स में भी है। ठीक है ना भाई। आप देखिए, आप पाकिस्तान ने अपनी न्यूसेंस वैल्यू से ही तो इतना दुनिया भर में नाम कमा लिया। आपकी न्यूसेंस वैल्यू खत्म हो गई, आज आपको सीट भी नहीं मिला। ठीक है, आप समझ, क्षमा कीजिएगा एग्जांपल दे रहा हूं, मगर मैं बात कह रहा हूं आज अगर वॉर की जरूरत नहीं है अफगानिस्तान में तो उन्होंने आपको निमंत्रण भी नहीं भेजा। नहीं, तो पॉइंट यही है कि भारत की यूटिलिटी तभी होगी जब भारत ब्रिक्स में भी बैठ रहा है, तभी आपको मनाया जाएगा। अगर आप लल्लो आप आराम से आ रहे हो तो कौन आपको वैल्यू देगा फखर भाई? आप तो आपका तो ऑप्शन क्या है? वो तो ये पूछेंगे आपसे, अगर क्वाड में नहीं होगे तो कहां जाओगे? ठीक है ना, तो ब्रिक्स का स्ट्रांग होना और इंडिया का क्वाड में बार्गेनिंग चिप ज्यादा बढ़ेगी। सो ये बड़े जबरदस्त खेल है, विरोधाभासी है, जिनको कहते हैं कि तजाद है इनमें एक दूसरे में, मगर यही इनकी खास बात है। आप अगर देखिए जो गवर्नमेंट है ना, कमजोर से नहीं बात करती। वही आप गन उठा लीजिए, 10 लोगों को मार लीजिए, संगठन बना लीजिए, तो आपको बाकायदा निमंत्रण जाएगा, आओ बैठो भैया बतियाओ क्या बात हो गई है। वही आप कमजोर हैं, गन नहीं उठा रहे, तो वही पुलिस वाला 4 डंडे लेके मारेगा, तशरीफ सुझा देगा, कहा निकलो चलो यहाँ। तो बात भी आदमी उसी से करता है जिसके पास स्ट्रेंथ हो, जिसके पास नुकसान करने की क्षमता हो। सो बॉटम लाइन मैं ये कह रहा हूं फखर भाई कि इंडिया को ब्रिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि क्वाड में उनकी रिलेवेंस और ज्यादा हो। और अब ये भी है कि ज्यादा मत खींचिए डोर, नहीं तो वो टूट ना जाए। इसलिए दोनों बैलेंस करना होगा। और वो कैसे करेंगे? शंकर साहब बड़े, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, वो बहुत एबल आदमी है, गुरु आदमी है। यस, गुरु आदमी है। वो भारत के इंटरेस्ट को अच्छे से रखना जानते हैं। तो इस समय इंडियन जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, काफी एबल है। तो तो इसलिए ब्रिक जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रिक में रशिया है और वेस्ट नहीं है, तो ब्रिक्स का तो स्ट्रांग होते जाना पड़ेगा। जी ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये जो अभी इनकी बात हुई थी मार्को रूबियो की कि जो लोग 18,000 इंडियंस की उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की है, उसको हालांकि इंडिया ने पहले ही एक्सेप्ट कर दिया था कि हाँ ठीक है भाई हम वापस ले लेंगे। अब पता नहीं होता है नहीं होता वो चीज, लेकिन इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है ताल्लुकात के ऊपर कि आपकी जी 18,000 लोग यहाँ पर है और हम कहते हैं कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हम क्योंकि अब नहीं रख रहे तो ये आप वापस ले लें? मेरे ख्याल से तो ले लेना चाहिए। आप ही के देश के लोग हैं, वो गए थे किसी सपने में। अगर इंडिया कहता है कि इंडिया को ये वेट करना चाहिए कि वो इंडियन है, ठीक है चले गए, तो मुझे कोई नहीं। अगर वो नहीं रखना चाहते और वो उनको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे तो ये आपके भी अपनी वो, आखिर भारत उनका देश है। हाँ। एक माँ से बच्चा नाराज हो जाता है पर माँ तो बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो मोदी जी तैयार भी हो गए हैं, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि दे हैव एग्रीड, और मुझे भी इसमें कोई बुराई नहीं लगती। भारत के लोग हैं और अगर वहां इलीगल गए हैं, अब उसको एडमिट करने में क्या गलती है भाई? अगर वो इलीगल गए हैं तो ठीक है, वो इलीगल काम करते हुए पकड़े गए, उनको डिपोर्ट कर रहा है, हम एक्नॉलेज करते हैं कि वो भारतीय, उनको ले लेंगे। वो देखिए भाई, ये तो प्राइवेट इंडिविजुअल की मिस्टेक है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जा रहे कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब अगर उनकी कंडीशन है कि आप इनको वापस लीजिए, तो वी विल बी मोर देन हैप्पी। अच्छा जेस्चर दिखाने में क्या बुराई है? वरना वो तो उनको पकड़ेंगे, ये तो कंफर्म है।
पकड़ के क्या करेंगे? अगर भारत उनको रिजेक्ट कर देता है कि हम नहीं लेंगे, तो डिटेंशन सेंटर में डालेंगे ना, जेल में ही डालेंगे ना उनको। उनको कोई जी, बिल्कुल। वहां बैठ करके वो हलवा पूड़ी तो खिलाएंगे नहीं। तो अगर आप हुँ, ही के लोग जेल में बैठे हुए हैं फॉर अ मिस्टेक, जो कि वो जिस क्राइम को वो माफ करने को तैयार है, भाई अगर वो डिपोर्ट कर रहे तो एक तरीके से आपके क्राइम को माफ कर दिया ना, कि आपने वीजा नहीं लिया, आप जो है इलीगली घुसे, आपने और भी जो गलत काम किए होंगे, वो सारा क्राइम है ना, वो तो प्रोसिक्यूशन हुँ। करके आपको जेल में डाल देना चाहिए उसके लिए तो। लेकिन वो तो माफ करके आपको नया जीवन दान दे रहे हैं, तो भाई आ जाइए फिर। अगर आप गलती से वहां पे गलत तरीके से, हम भी तो ये चाहते हैं, और हुँ। हम तो, ये हमारे लिए अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत से जो रोहिंग्याज हैं और बांग्लादेशी हाँ, जो है बिल्कुल। जो छूट करके आए, हम भी उनको निकालना चाहते हैं। तो बांग्लादेश को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, वो बोलना चाहिए कि हाँ, जैसे अफगानिस्तानियों को नहीं लिया, अफगानियों को जब हाँ, पाकिस्तान ने बिल्कुल। निकाला, तो जी, अफगानों ने बिल्कुल। भी तो एक्सेप्ट किया। तो क्या हम अफगान से भी गए गुजरे हैं? जब उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई इसी मिट्टी के लोग हैं, ये इनकी धरती है, वापस आ जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? सेम थिंग फॉर हुँ, अस, वी विल आल्सो टेक देम बैक। राइट। कोई बुराई नहीं उसमें, अच्छी चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ इससे जुड़ी हुई है डॉक्टर जयशंकर के जो अमेरिका में एक्टिविटीज़ हैं उनसे पाकिस्तान और इंडियन रिलेशंस के हवाले से और बिज़नेस एंड ट्रेड के हवाले से हम्म, उन्होंने बात की। और उन्होंने बात की कि हमने ट्रेड नहीं रोका, ये पाकिस्तान का अपना रोका हुआ है। उन्होंने खुद ही अनाउंस किया कि हम नहीं कर रहे, तो इसलिए बिज़नेस रुका हुआ है। हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ के ऊपर 2019 बाकायदा उन्होंने ये बात की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? किसके साथ ट्रेड रुका हुआ है? पाकिस्तान के साथ कहते पाकिस्तान ने खुद रोका था, कहते कि हम नहीं हिंदुस्तान के साथ जब 370 हटाया गया था तो उसके बाद पाकिस्तान ने कहा जी हम कारोबार नहीं करेंगे, तो कहते पाकिस्तान ने रोका है, पाकिस्तान से पूछे क्या करना है? बड़े स्मार्ट आदमी है लेकिन ये नहीं, कसम है जब ये भी पढ़ा मैंने स्टोरी पढ़ी तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। मैं कहा ये तो इसीलिए तो कहते हैं एस जयशंकर साहब बड़े सीजन डिप्लोमेट है, 40 नो साल डाउट से दुनिया को चला नहीं रहे हैं। देखिए तजुर्बाकार फर्क आदमी पड़ है, जाता है स्मार्ट आदमी है, बिल्कुल। एक्सपीरियंस का। जैसे आपका अगर जर्नलिज्म में 20-25 साल का अनुभव है, तो हुँ, कल का कोई लौंडा आकर के आपको चैलेंज करे, ऐसे नहीं हो सकता। आप, वो हुँ। बहुत तेज होगा, बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन जो अनुभव, एक्सपीरियंस, क्या कहते हैं उसको, उर्दू में भी शब्द मिला है जो है उसका, तजुर्बा। हाँ तजुर्बा, उसका उसका कोई काट नहीं होता। हुँ, 40 साल से दुनिया में घूम रहे हैं, एम्बेसडर हैं, सबकी नसें पकड़ रखी हैं, उनको पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब बड़ी शाबगोई से बोल दिया हम नहीं करेंगे, लेकिन कह गलती तो उनकी है, उन्होंने बंद किया, उनसे बात करो, वो शुरू करे। तो टेक्निकली बॉल अब आपके कोर्ट में है। अब आप बोली कि हाँ हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, इसका मतलब आप 370 से पीछे जाएंगे, क्योंकि आपकी कंडीशन है कि जब तक 370 रिवोक नहीं करोगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। सो अब आपके लिए क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर आप ट्रेड शुरू करने की बात करते हो, तो इन अ वे या तो आप कंडीशन लगाओगे कि भाई 370 करो, उसके साथ ही हम आएंगे, इंडिया वो नहीं मानेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कह रहे हो ठीक हम 370 को भूल जाते हैं, आप ट्रेड करो, देन ठीक है भाई। अगर कश्मीर आप डिस्प्यूट से हटा देते हो, आप ट्रेड करना चाहते हो, तो हम करेंगे। आई मीन इट्स अ टफ सिचुएशन ही हैज पुट इन पाकिस्तान, और उन्होंने बड़ी चतुराई से पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना, पासिंग द बॉल इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आपके पास 3-4 चॉइसेस है, आप चॉइस कीजिए, क्योंकि ट्रेड आपने बंद की थी, एंड वी विल देन थिंक कि क्या है उसको ऑफर आपका कि हम उस ट्रेड को रिज्यूम कर लें। बट देखिए मैं फिर कहूंगा हुँ, पाकिस्तान से कि थोड़ा अच्छे प्रोफेसर के साथ बैठे, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करें, हुँ, एक नॉर्मल कंट्री बने, और ये कि हम दुनिया जीत लेंगे, ये जीत लेंगे, ये सब का जमाना जा चुका है। आप देखिए हुँ, आज कतर में क्या हो रहा है, वहां पे मैं हुँ। सुना था रामायण महाभारत पढ़वा रहे, तो वो तो हम लोग से अरब तो ज्यादा सुपीरियर है ना भाई। जी, बिल्कुल। तो पॉइंट वो है कि पाकिस्तान को अब अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। हुँ, उनका किस में, उनको कैसे अच्छी दवाएं मिलेंगी, अच्छा खाना हाँ, मिलेगा, सस्ती बिजली मिलेगी, नौकरियां बिल्कुल। मिलेंगी, प्रोग्रेसिव बोनस की ओर जाइए। ठीक है ना? अब अगर अभी भी आप नहीं सीखेंगे, तो आपको आपके बच्चे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हुँ, जो फ्यूचर आप उनके लिए छोड़ के जा रहे हो, वो फ्यूचर कहां, आप दुनिया में आज आइसोलेटेड हो। आज आप देखिए कि जो ट्रंप साहब ने, आप एक समय भारत से बढ़िया दोस्त हुआ करते थे, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल यू सही वर कह रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंट टू अमेरिका देन इंडिया। उन्होंने इंडिया के ऊपर आपको प्रेफरेंस दिया था। हाँ, दे लेकिन दिया। आपको ये सोचना पड़ेगा ऐसा आपने क्या किया, और ऐसा आप क्या कर रहे हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मगर लोग आपसे एक एक करके छटकते जा रहे हैं। अफगान आपसे छटक गया, ठीक है, तालिबान की मदद की ने, चलिए पुराना अफगानिस्तान जो 1949 में आपके साथ नहीं था, वो तो चलिए लिबरल्स की गवर्नमेंट थी। ये तो तालिबान है, इन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, जबकि आपने हाँ, इनके लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन बिल्कुल। आप इनके साथ भी डबल गेम।
आप अमेरिका के साथ भी, मतलब आपने 2 डबल गेम खेले, एक अमेरिका के साथ कि हम आपके साथ हैं, तालिबान के साथ डबल गेम कि हम आपके साथ हैं, और आप किसी के साथ नहीं थे। आप अमेरिका को तालिबान भी दे रहे थे और तालिबान को अमेरिका भी दे रहे थे। कि दोनों गेम खेलने के बाद आप क्या समझते हैं, सामने अफगानियों को दुख नहीं होगा? जब आप उनके जो लोगों को पकड़ करके $50,000 $1,00,000 में बेच देते थे, उनको दुख नहीं होगा? वो मनुष्य नहीं है। और उसके बाद जो है अमेरिकन जिन्होंने आपको इतना पैसा दिया और उस पैसे के बदले में उनको ओसामा बिन लादेन आपके घर में मिल गया, उनको दुख नहीं होगा? ये जनरेशनल चेंज कर देती है थॉट प्रोसेस कि भाई आप ऐसे व्यक्ति पे भरोसा मत करिए। इन्होंने सोच बदल दी। वॉर ऑन टेरर एक ऐसा ऐसा आपके लिए थाली में परोसा गया, वो था मौका जिसमें कि आप दुनिया को या अमेरिका को या वेस्ट को आप अपनी सिंसियरिटी दिखा सकते थे। अगर नहीं लड़ना था तो मना कर देते कि भाई नहीं हम लड़ते, ये वॉर ऑन टेरर आपका है, आप जानो। अगर आपने लड़ा तो फिर आपने सिंसियरिटी नहीं दिखाई, आप दोनों तरफ से खेले। यू प्लेड अ डबल गेम विद बोथ द पार्टीज। मतलब अब तालिबान के साथ डबल गेम कि हम अमेरिका के नहीं तुम्हारे साथ है, और अमेरिका के साथ डबल गेम कि नहीं हम तालिबान के नहीं हम आपके साथ है। दिस इज द रीजन आपको क्रेडिबिलिटी कि वॉक द टॉक, मन में कुछ दिमाग में कुछ बोल कुछ रहे, ये नहीं चलेगा आज की डेट में। तो यू हैव टू वॉक द टॉक। दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं है फकर भाई। आप एक नॉर्मल देश बनेंगे तो सब कोई ट्रेड करेगा, कारोबार करेगा, एक दूसरे के साथ खुश रहेगा। लेकिन आपको भारत को भी बर्बाद करना है, यहाँ पे परचमे हिलाली भी लगाना है, इन लोगों को जो है वो फिर से दिल्ली को जीतना, ये सब अगर सपने हैं इसका क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर सपना ये है कि मुझे इस्लामाबाद में हर एक बच्चे को नौकरी देनी है, उनकी लाइफ अच्छी करनी है, अच्छी शिक्षा मुहैया करनी है, उनको हमें प्रोग्रेसिव बनाना है, दुनिया आपका स्वागत करेगी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये वाली बात है तो बेशक हम जितनी मर्जी कर लें कि इस जगह का इसको लेना है उसको लेना है, मेरे ख्याल में अब ये वाली बातें शायद बहुत पुरानी अब लगने लगी है। लेकिन लेकिन खैर हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारी हुकूमतों से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और हाँ, उसके हवाले से फिर बात भी करते हैं हम, हमारे जैसे और बहुत सारे लोग ये मांगते हैं, ये मानते हैं कि भाई आपने क्या किया कि अमेरिका का साथ देकर भी आज आप अमेरिका आपको बुरा कहता है, अफ़गानिस्तान का साथ देकर भी अफ़गानिस्तान आपको बुरा कहता है। तो पॉलिसी में कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज़ तो होगी, या जिसकी भी गलती थी उस वक़्त की, तो उसको आज अगर सुधार लिया जाए तो हम एक बेहतर तरीके से आगे चल सकते हैं। दुनिया के साथ चलना होता है, कहीं पे मनवाना होता है, कहीं पे मानना होता है, ये सिलसिला होता है। ना 100% कोई किसी से मनवा सकता है, ना 100% किसी की मानता है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही होती है, तो इसलिए फिर सिस्टम चल रहा होता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू डॉ